हे एवरीवन, वेलकम बैक। हम हमारा जो 2025 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे ना, यूपीपीसीएस मेंस का। तो कल हमने क्या कर दिया था, इस सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आज पूरा अच्छे से एनालाइज करके सारे पॉइंटर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, डिस्कस द jurisdiction ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड इट्स रोल इन अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो अभी तो देखो, मैं आपको क्वेश्चन खुद ही हाईलाइट करके दे रही हूँ, जिससे क्या होगा, आप धीरे धीरे समझ पाओगे कि एग्जैक्टली एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, हमें लिखना क्या है। क्योंकि वही कल भी मैंने बताया था कि एग्जाम में क्या होता है, टाइम ना हमारे पास लिमिटेड होता है। मेन गेम होता है कि आप उसी लिमिटेड टाइम में जो एग्जामिनर ने पूछा है वही पॉइंटर्स दो, है ना, वो पॉइंट दो जो उसने पूछा हुआ है। एक्स्ट्रा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ही तो एग्जामिनर के पास उतना टाइम है ना, कि वो आपके फालतू के, या आपने मतलब आपको नहीं आ रहा था, आपने बस पेजेस भरने के लिए आंसर्स लिख दिया है। नहीं, वो ऐसे सीधे ऐसे काट देते हैं नंबर। बहुत मतलब मार्किंग ऐसे नहीं होती है इजीली कि ठीक है आपने कुछ भी लिखा है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, है ना, इसका जुरिस्डिक्शन के बारे में डिस्कस करने को पूछ रहा है। तो पहला पार्ट हमारा क्या है कि हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में बताना है, उसके जुरिस्डिक्शन के बारे में बताना है। एंड दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, इसका रोल बताना है अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। इट मीन्स कि कोई भी रोल नहीं बता देना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के टर्म्स में वो मतलब कैसे अपना रोल प्ले करता है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो ये पूछ रहा है। अब अगर एक नॉर्मल सी बात बोल रही हूँ मैं, इनकेस मान लो अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया स्पेसिफिकली, तो आपको पता है ना कि नॉर्मली जो हमारे हाई कोर्ट्स होते हैं पॉलिटी में, उनका प्रोविजंस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हमारी क्या है। तो आप वहाँ से भी क्या कर सकते हो, उसको एक लॉजिकल फ्रेमवर्क दे सकते हो आंसर को, कि मतलब हवा में नहीं उड़ाना है कि अगर अच्छा हमें नहीं आया तो हम कुछ भी लिख देंगे। नहीं, तो हमें पता है कि हाई कोर्ट के प्रोविजंस, है ना, कि क्या क्या होते हैं जुरिस्डिक्शन, कि ये मतलब रिट जुरिस्डिक्शन होता है ना, सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन होता है, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है ना, ये क्या करते हैं, सुपरिटेंडेंस का काम करते हैं, अपील करते हैं, इनके कुछ ओरिजिनल वो भी होते हैं केसेस। तो मतलब ये क्या है, हम इसका सारा मिक्स करके ऐसे बता सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं हम हमारा कि आंसर हमें किस फॉर्मेट में करना है। तो ये पहले पॉइंटर्स देख लेते हैं हम हमारे, और फिर हम डिटेल्ड आंसर्स देखेंगे, है ना। अब देखो, हमें पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन है। कब एस्टेब्लिश हुआ, 1866 में। यह हमें इंट्रोडक्शन बता रहा है, याद रखना कि जब आप अभी नीचे देखोगे ना डिटेल में, कि 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ, और ये मतलब एक बहुत ही वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया का। एंड इसका सिग्निफिकेंट रोल है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करने में। जो क्वेश्चन में पूछा है हमने उसी को क्रिस्प करके उसको बता दिया कि यस, हमें पता है आपने क्वेश्चन में पूछा क्या है, हम बॉडी में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, एंड कंक्लूजन में हम उसको कंक्लूड कर देंगे इन क्रिस्प। ओके, अब देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में लिखना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसका बताएंगे कि मतलब क्या क्या प्रोविजंस है इसके। तो ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन होता है मीन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में। आर्टिकल 226 रिट जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा होता है रिट जुरिस्डिक्शन के लिए, आर्टिकल 32, जिसको B.R. अम्बेडकर जी ने क्या बोला है, ये क्या है, ये आर्टिकल सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऐसे पॉइंटर्स को कनेक्ट करते चलिए, आपका प्री का भी रिवाइज होता जाएगा। आर्टिकल 227 सुपरिटेंडेंस रिलेटेड है। आर्टिकल 215 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से रिलेटेड है। एंड जुडिशियल रिव्यू, ऑलरेडी हमने देखा था ना कि जुडिशरी के पास पावर है कि वो देखते हैं कि जो लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है, क्या वो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस तो नहीं कर रहे, कुछ ऐसा तो नहीं है जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बाहर जा रहा हो। तो इसको क्या करता है वो मतलब बाउंड्री सेट करता रहता है, लुक करता रहता है, रिव्यू करता है। तो ये इसकी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। फिर आता है हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। तो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ही तो लेकर आए हैं ये, तो वहाँ पे भी इनका रोल है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल देख लेंगे, तो सबॉर्डिनेट जुडिशरी को भी क्या करता है, ये एडमिनिस्टर करता है। तो ये सारे क्या होगा, इसके रोल हो गए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को कैसे अपहोल्ड कर रहा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में मेन वैल्यूज हमारी हैं क्या क्या। तो आपको पता होगा रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, ये तो लिखना ही लिखना है आंसर में, है ना। फिर जस्टिस होना चाहिए, इक्वेलिटी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे आप याद करो हमारी 1 पेजर सीरीज जहाँ मैंने प्रियम्बल कराया था। मैंने क्या बोला था, अगर आपको प्रियम्बल याद है ना, तो आप सारे क्वेश्चन टैकल कर सकते हो पॉलिटी के। वहाँ पे हमें क्या पता था कि हमारा सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आप खुद थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, जो हमने किया था। तो हमने क्या बोला, सोर्स वी द पीपल ऑफ इंडिया,
है ना। अब अगर एक बात बताओ कि अगर हम सोर्स हैं और सोर्स की ही राइट्स की, है ना, और सोर्स की ही मतलब कदर नहीं की जा रही है, उनको इग्नोर किया जा रहा है, तो क्या चल पाएगा? नहीं। तो लोगों के लिए क्या होना चाहिए? अब कनेक्ट करो, लोगों के लिए क्या चाहिए? रूल ऑफ लॉ चाहिए, फंडामेंटल राइट्स चाहिए। ये पॉइंट्स अपने आप बन जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। फिर सोर्स हमने देखा था, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, नेचर कैसा है, याद है? डेमोक्रेटिक, सोवरेन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, है ना। फिर हमने देखा था कि इसकी ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो मैंने जेलेफ करके याद कराया था कि हमारा क्या है, आप ऐसे याद रखिएगा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। एंड डेट ऑफ अडॉप्शन यहाँ पे काम का नहीं है अभी हमारे इस वाले आंसर के लिए, बट आप इन वाली पॉइंट्स को तो यूज़ कर सकते हो ना, कि जस्टिस चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, जुडिशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये सारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है। अब हम इस वाले आंसर को और देखते हैं, तो हमें कीवर्ड्स मतलब क्या क्या यूज़ करना है, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ये जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को मेंटेन रखता है। एंड इसकी वजह से हमारा क्या है, ये वन ऑफ द सिग्निफिकेंट बॉडी है जिसका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे यूपी में जुडिशरी को मेंटेन करने में, है ना, मतलब जो जस्टिस है उसको मेंटेन करने में। चलिए अब हम हमारा ये आंसर डिटेल में देख लेते हैं। अब देखो, इंट्रोडक्शन वही आपको लिखना है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, बेसिक बताओगे आप, 1866 में एस्टेब्लिश हुआ, इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है, जिसका जुरिस्डिक्शन किसको कवर करता है, हमारे उत्तर प्रदेश को। अब आता है कि इंपॉर्टेंट रोल क्या है, वही यहाँ पे बताना भी है ना, क्वेश्चन में पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अपहोल्ड करता है, तो फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब हमने इसका ज्यूरिस्डिक्शन जो ऑलरेडी अपने ऊपर पॉइंटर्स में देखा, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है, मतलब कुछ मैटर्स होते हैं जो डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास ही जाएंगे, है ना। अपील होता है ना, अपीलेट सिस्टम मीन्स जो ट्रिब्यूनल्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वो उनकी चीज़ों को हेयर करेंगे, है ना, मतलब पहले लोअर लेवल पे जाता है, फिर हायर, फिर हायर, है ना। तो जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो ये क्या है, पहले अपील के थ्रू भी ये केसेस को कंसिडर करते हैं। फिर रिट ज्यूरिस्डिक्शन आपको आर्टिकल बता देना है, तो एग्जामिनर को लगेगा अच्छा जो भी पर्सन है ये क्या है, मतलब अच्छे से पढ़ के आया है, ऐसे ही हवा में पॉइंट्स नहीं फेंके हैं। तो ये आर्टिकल 226 में। अब हम एग्जामिनर को ये भी बता देंगे कि हमें रिट्स के बारे में भी पता है कि रिट्स इशूज करते हैं, सच एज हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टिलरी, प्रोहिबिशन, क्वेवेरेंटो, किसके लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड राइट्स, है ना। फिर आता है सुपरवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन, मतलब सुपरवाइज करता है, तो अंडर किस आर्टिकल है, 227। मतलब ये देख लो आप पॉइंट्स कितने कम हैं, एंड आपको सिर्फ हेडिंग एंड जो आपका आर्टिकल मेंशन कर रहे हो उसी से मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, आर्टिकल 215 में बोला जाता है कि इसकी जो जजमेंट्स है वो उसकी क्या है, एविडेंट्री वैल्यू है ना। और कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन भी ये सजेस्ट करते हैं, मान लो आप इसके अगेंस्ट में कुछ बोल दोगे ना, तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग जाता है, तो वो भी प्रोविजन होता है, मीन्स इनकी इतनी वैल्यू है। एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन, तो वही जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है हमारी, उसको क्या करते हैं, ये एडमिनिस्टर करते हैं, बट किस में, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ऐसा नहीं है कि मतलब हर चीज़ में कंट्रोल करेंगे, नहीं, है ना, हमारी इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, उसको याद रखना है, तो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना जो आपको बाकियों के कंपैरिजन में एज देते हैं मार्क्स में, क्योंकि सभी यही लिखेंगे, है ना, कि सबको पता है कि एडमिनिस्टर कर रहे हैं, बट एडमिनिस्टर कर रहे हैं अपनी खुद की लिमिट्स में रह के, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसमें रह के। ओके, अब आता है हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कि ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है उसको कैसे अपहोल्ड कर रहा है, तो वही हमारी वैल्यूज़ को याद रखना है। फंडामेंटल राइट्स है ना, उनको प्रोटेक्ट करता है। फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट में, स्टेट के अगेंस्ट में, है ना। जुडिशियल रिव्यू का हमारे पास प्रोविजन है। रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करता है। सोशल जस्टिस किसके थ्रू, PIL, राइट बेस्ड जो हमारे एडजुडिकेशन होते हैं उन वाले इश्यूज को देखता है। फिर जुडिशियल का क्या है, इंडिपेंडेंस है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी इसको कंट्रोल करेगा, मीन्स जो जुडिशरी है वो चेक रखती है कि इस पर एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पर भी। अब एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है। अब क्या है हमारा ना वाइडर जुडिशियल नेटवर्क है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह है तो सबको एक ही जगह जाना पड़ेगा, नहीं, हमारा जो जस्टिस है वो क्या है, वाइडर एक्सेस है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं लोगों को एक्सेस करना आसान हो जाता है, तो ये याद रखना है। अब ये मैंने एक रिसेंट एग्जांपल के तौर पर दिया है, आप एग्जांपल भी मार्क कर सकते हो या इसको पॉइंट में मतलब बॉक्स बना के लिख सकते हो कि रिसेंटली जैसे जो कोर्ट ने इंटरवेन किया हमारे पर्सनल लिबर्टी वाले केस पे, अरेस्ट सेफगार्ड्स पे, रिलीजियस फ्रीडम पे, पुलिस अकाउंटेबिलिटी पे, है ना, तो ये क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बचाता है हमारे, है ना, सिटीजन्स के। तो कंक्लूजन में आप क्या लिख दोगे
कि मतलब अभी हमने सब कुछ ऊपर देखा, थस द इलाहाबाद हाई कोर्ट सिर्फ एक एपीलेट इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट गार्जियन है किसका, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, हमारे राइट्स का और रूल ऑफ लॉ का। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ओके, आई एम होपिंग कि आपको आंसर अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको कैसे लिखना है, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या क्या डायमेंशंस आपको उसमें रखने हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, कमेंट ओके ऑन द रेलिवेंस ऑफ द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। रेलिवेंस पूछ रहा है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को पूरा नहीं घुसेड़ देना कि क्या हमें बस आरटीआई देखा और हम आरटीआई डाल के आ जाएंगे एग्जाम में। एग्जामिनर भी कहेगा अच्छा तुम डालो और हम ऐसे काट देते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है पहले वो क्लियर करना चाहिए। रेलिवेंस पूछ रहा है आरटीआई का उत्तर प्रदेश में। अब क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना है तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हम आरटीआई के बारे में बता सकते हैं, है ना। फिर इसका अब कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होंगे जो हमें पता होने चाहिए। यूपी में क्या रेलिवेंस रहा है ना, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी है। चलिए पॉइंटर्स देख लेते हैं पहले इसके, है ना, क्रिस्प में जो आपको पता होना चाहिए कि आंसर में हमें क्या डालना है। तो आरटीआई लेके ही क्यों आए थे, है ना, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता होगा कि क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन जानने का अधिकार है। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है इट मीन्स कि वो जो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मिल रही है ना, कि अगर मान लो कोई भी इंस्टीट्यूशन है अब वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा तो हम कैसे जानेंगे कि ना कि ये ट्रांसपेरेंट तो है ही नहीं ना, कि जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रही है तो हम कैसे जानेंगे कि चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। इसलिए याद रखना आरटीआई का मेन पर्पस क्या था कि ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना। अब देखो ट्रांसपेरेंसी है तो मान लो कि फॉर एग्जाम्पल एक्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, मतलब ये कोई भी डिपार्टमेंट है, मुझे इससे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, ये मैं हूँ, है ना। अब मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, पहले तो मान लो उन्होंने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी तो मीन से ट्रांसपेरेंट ही नहीं है, मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा तो मैं कैसे जानूंगी कि ये प्रोसेस सही फॉलो कर रहा है या गलत प्रोसेस फॉलो कर रहा है। अब मान लो उन्होंने मुझे ट्रांसपेरेंसी दे दी, इन्होंने मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इन्फॉर्मेशन मुझे दी है तो उसके बाद क्या है, अब मैं जान पा रही हूँ अच्छा क्या सही है क्या गलत है। अब इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी आ गई ना, जहाँ मुझे लगेगा गलत है वहाँ पर मैं क्वेश्चन क्या कर सकती हूँ, रेस कर सकती हूँ। तो आपको ये याद रखना है कि आरटीआई में आपको ये दो वर्ड्स तो डालने ही डालने, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब आरटीआई आया हमारा, आरटीआई एक्ट 2005 से इंडिया में, किस आर्टिकल के तहत, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। एंड ये आपके प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड प्री में आपने देखा होगा कि आपके पास ना मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इस तरीके से भी आ सकता है कि आरटीआई के जो सेक्शंस हैं वो और ये किससे डील कर रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ना आप इसको प्री के लिए भी अपने पास नोट कर लीजिएगा। और हाँ, जब भी क्लास लो ना, कोई भी क्लास, मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ मेरी क्लास, आप कोई भी क्लास ले रहे हो, इट मीन्स अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ आप एजुकेशन पर्पज से बैठ रहे हो, अपने हाथ में हमेशा पेन और कॉपी रखो। कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छा लगता है उसको तुरंत नोट करते जाओ, है ना, कि अच्छा मेरे को ये पॉइंट अच्छा मिला है। फिर अपने बाद में भले ही अपने नोट्स में अच्छे से जहाँ पे लिखना है उसको लिख लो कि जहाँ रिक्वायर्ड है, बट अपने पास लिखते जाओ उसको, क्योंकि लिखा हुआ होगा ना तो आपके दिमाग में चलता रहेगा कि अच्छा ये पॉइंट था तो मैं इसको कहीं भी कनेक्ट कर सकता या कर सकती हूँ। ओके, तो अब देखो हमें क्या इंक्लूड करना है। सेक्शन 4 ये प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर के ऊपर है कि मतलब मुझे ना मांगनी पड़े हर चीज़ को, आप ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दो, है ना, डिस्क्लोज कर दो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को। फिर सेक्शन 6 डील करता है आरटीआई एप्लीकेशन से। सेक्शन 8 डील करता है एग्जेम्पशन से, मतलब कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, है ना। सेक्शन 19 अपील से, सेक्शन 20 पेनल्टी से। और ये आपको पता है जो यूपी इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो क्या करता है, स्टेट लेवल पे नज़र रखता है, ओवरसाइट करता है। अब मैं अगर बात करूं कि एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है ना, तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे इन सबका एप्लीकेशन है। अब आप ऐसे याद रख सकते हो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, यूपी में पॉवर्टी लेवल है अच्छा खासा, ठीक है, उसमें भी लोग काफ़ी ज़्यादा पीडीएस पे भी डिपेंडेंट हैं। अब मान लो कि पीडीएस में गड़बड़ हो रही है तो आपको वो पता होना चाहिए, तो सबसे पहले इसका जो एप्लीकेशन है वो आप कहाँ पर डाल दोगे, पीडीएस में, पंचायत लेवल पे, लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, है ना, वेलफेयर स्कीम्स, रिक्रूटमेंट जो हो रहा है, पब्लिक वर्क्स जितने भी हो रहे हैं, एंड आपको जो भी समझ में आप 2-4 पॉइंट्स और डाल सकते हो। बट एग्जाम में आपके पास इतना टाइम होगा ही नहीं, मैं ऑलरेडी आपको मैक्सिमम कंटेंट दे रही हूँ जिसको आपको और कम करके ही लिखना पड़ेगा, है ना। अब देखो आपके जो भी आंसर रहेगा उसमें कीवर्ड ये चाहिए, कुछ भी लिखो बट ये कीवर्ड जरूर मेंशन करना। ये वो कीवर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में मार्क्स फेच करवाएंगे। ओके, तो याद रखना आरटीआई में हमें क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन्फॉर्मेशन इट मीन्स ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी है तभी तो आप अकाउंटेबिलिटी दे पाओगे, ले पाओगे, है ना। तो अकाउंटेबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी आ गई इट मीन्स क्या है, लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है ना उस गवर्नेंस में, तो ये क्या कहलाएगा, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस।
चलिए अब डिटेल में हमारे आंसर को देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे कि जो हमारा आरटीआई एक्ट है 2005 का, ये क्या करता है, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस का बेसिस बन रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेंथन हो रहा है और इसका रेलिवेंस काफ़ी ज़्यादा है, खासकर हमारे यूपी में, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, एक हाई पॉपुलेशन है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारा काफ़ी डाइवर्स है ना, तो ये हमारे लिए क्या लगता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। अब रेलिवेंस एग्जैक्टली क्या है वो तो हमने इंट्रो में डाल दिया। अब हम देखेंगे हमारे अलग अलग पार्ट्स पे। अब देखो, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहेगी। अकाउंटेबिलिटी मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सिटीजन्स हैं वो इन्फॉर्मेशन को अब ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, जब हम इन्फॉर्मेशन लेंगे तो उन पे क्वेश्चन भी रेज करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा स्कीम्स का, एंड जो भी एक्सपेंडिचर सही डायरेक्शन में गया है या नहीं गया है उस पर। सेकंड हमारा पंचायती राज, तो जो हमारी ग्राम पंचायत हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, डेवलपमेंट वर्क्स हैं, उनको मॉनिटर करने के काम में आएगा। वेलफेयर डिलीवरीज, जो भी हमारी स्कीम्स चल रही हैं जिससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है ना, इसलिए वो वेलफेयर डिलीवरी है। तो पीडीएस हो गया, पेंशन हो गया, बाकी की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें क्या गड़बड़ हो रही थी, एक्सपोज करता है लीकेजेस को, इरेगुलरिटीज को, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है ना हमारे पास, तभी तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ है, यस, हो गया क्वेश्चन रेज। ओके, तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। अब आ गया रिक्रूटमेंट। तो मान लो नॉर्मली कहता है कई बार ना, जैसे आपके कास्ट के बेसिस पे आपसे, मतलब मान लो कि फैमिली वालों को भी वो प्रोविजन दे देते हैं, बट अब क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी होगी, तो जो सिलेक्शन होगा, वो सिलेक्शन जो प्रोसीजर है, वो जो भी डिसीजन लिया गया है वो क्या होगा, रेशनल होगा, लॉजिकल होगा, एंड जो प्रोसीजर फॉलो करना है उसके बेसिस पर होगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा। लैंड एडमिनिस्ट्रेशन आपने देखा होगा, यूपी में लैंड माफिया वाले केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंफॉर्मेशन एक्सेस काफ़ी ज़रूरी है अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। पब्लिक वर्क्स, ये तो जो हमारा ऊपर वाला है ना, जहाँ हमने वेलफेयर डिलीवरी डाला वहाँ पे भी मेंशन कर सकते थे। फिर आता है एंटी करप्शन टूल। जब इन्फॉर्मेशन है तभी तो आप करप्शन को रोक पाओगे ना, जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी तो आप करप्शन को कैसे टैकल करोगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा कि चल क्या रहा है हमारे सिस्टम में। तो ये एक क्या है, एंटी करप्शन टूल भी है। फिर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, जो हमारे सिटीजन्स, सिर्फ सिटीजन नहीं है कि यहाँ रह रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, गवर्नेंस में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये क्या है, सिटीजन को क्या बना दिया, एक इन्फॉर्म्ड स्टेक होल्डर बना दिया। वो भी क्या करेगा, गवर्नेंस में अपना रोल प्ले करेगा, पार्टिसिपेशन कर रहा है ना। अब इसके कुछ चैलेंजेस भी होंगे, क्योंकि कमेंट करने को बोला है ना, तो हम देखेंगे इसके चैलेंजेस क्या है और हमें और क्या कर लेना चाहिए। चैलेंजेस क्या है, जो इन्फॉर्मेशन ये देते हैं ना, ये डिले कर देते हैं, तो डिले भी होता है। जो एडिक्वेट अवेयरनेस ही नहीं है, मान लो जो रूरल सिटीजन्स हैं उनको पता ही नहीं है कि अच्छा ऐसा कुछ प्रोविजन भी है, उनको पता ही नहीं है भैया ये आरटीआई है क्या, आरटीआई के तहत हमारे पास कौन कौन सी राइट्स हैं, है ना। तो जब पता ही नहीं है तो आप उसको यूज़ कैसे करोगे ना। तो उनके मतलब अभी इसका वे फॉरवर्ड क्या हो जाएगा कि अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है। मिसयूज़ और हैरेसमेंट भी होता है जो आरटीआई एप्लीकेंट्स हैं। मान लो कि मैं हूँ, अब मैंने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछ ली जो मान लो कि हायर लेवल पे कुछ एंडेंजर कर देगी, है ना, या उन पे कुछ ना कुछ दाग लग जाएगा, या मतलब बहुत बड़ा स्कैंडल टाइप का हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा कि मेरे को रोकने की कोशिश करेंगे, अगर मैं नहीं रुकी इनकेस तब भी, तो क्या हो जाएगा कि हैरेसमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो उसका ध्यान रखना है। फिर जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट है वो कैसा है, वीक है, और प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर तो है ही नहीं, है ना, जिसके लिए हम बोल रहे हैं कि खुद ही जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इस पर काम करें। तो अब आप आ जाएंगे हमारे वे फॉरवर्ड पे। तो याद रखना, स्ट्रेंथन करो सेक्शन 4, जो कि किससे डील करता है, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर से। डिजिटलाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉर्ड से, क्योंकि डिजिटलाइजेशन में क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा मेंटेन रहती है। आरटीआई अवेयरनेस को बढ़ाओ, है ना, पंचायत एंड लोकल इंस्टीट्यूशंस में, जिससे जो हमारे लास्ट लेवल तक के जो लोग हैं, लास्ट लेवल मतलब हर एक इंसान के पास, है ना, जो लीस्ट कनेक्टिविटी है ना जिसके पास भी, उस तक अवेयरनेस पहुंच जाए, और टाइमली क्या हो, डिस्पोजल हो, है ना, जो भी हमने अपील की है या एप्लीकेंट्स जो भी हैं उनकी जो भी क्वेरी है उसको जल्दी ही टाइम रिजॉल्व किया जाए। तो हम कंक्लूजन में क्या लिख देंगे, अगर हम यूपी की बात करें तो आरटीआई हमारे क्या एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, किस चीज़ का, सोशल ऑडिट का, एंटी करप्शन का, एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का, जो कि हमें ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करवाता है, किसके साथ, एफिशिएंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिवनेस। इन सिंपल वर्ड्स हम क्या बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड करके रखने हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन सोशल मीडिया।
सोशल मीडिया को डिफाइन करना है। एंड आइडेंटिफाई फ्यू थ्रेट्स इट हैज़ जनरेटेड फॉर इंटरनल सिक्योरिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश अब मैं हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, कल 5 क्वेश्चन में मैंने हाईलाइट करके दिया, बट ये कॉमन सेंस की ये बात है कि जो हमारा GS 5 वाला पेपर है और GS 6 वाला पेपर है वो यूपी स्पेशल है ना, तो सारे क्वेश्चंस यूपी स्पेसिफिक आएंगे। अगर वो नहीं भी लिख रहा है ना विद स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, तो आपको खुद को वहाँ पे लिख के आना है यूपी के टर्म्स में। ओके, तो ये चीज़ इसलिए अभी मैंने हाईलाइट नहीं की है। हमारा मेन फोकस क्या है कि किसके बारे में पूछा है, सोशल मीडिया, मीन्स हमें डेफिनेशन देनी है सोशल मीडिया की। अब हमें थ्रेड्स पूछ रहा है वो, ठीक है, तो सोशल मीडिया पे और कुछ नहीं जाना। अब क्या पूछ रहा है कि थ्रेड्स क्या हैं जो जनरेट किए हैं, किसके लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो आपको जितने भी थ्रेड्स बताने हैं वो किसके टर्म्स में बताने हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के टर्म्स में बताने हैं। चलिए आइए देखते हैं हमारे आंसर के पॉइंटर्स। सोशल मीडिया पे तो आप सबके पास बहुत वर्ड्स होंगे लिखने के लिए, बट एग्जाम में क्या लिखना है वो इम्पॉर्टेंट है ना। तो सोशल मीडिया हमारा क्या है, डिजिटल कनेक्टिविटी का टूल है। तो सिंपल डेफिनेशन में क्या जाएगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, आइडियाज़ हैं, उनको शेयर कर देते हैं, है ना। हमारी ये क्लास भी हमारा क्या है, एक डिजिटल कनेक्टिविटी ही है ना। तो अब यहाँ पे ये तो हमारी डेफिनेशन आ जाएगी, एक दो आप एग्जांपल्स लिख दीजिएगा। अब पूछ रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है, सिक्योरिटी के टर्म में पूछा है ना, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो वो अब देखो पहला जो होता है वो है मिस इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन गलत दी जा सकती है ना, रूमर्स फैला देते हैं लोग, ठीक है। डिस इन्फॉर्मेशन, ये वर्ड्स क्लियर रखना, मिस इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन देना, डिस इन्फॉर्मेशन मतलब जानबूझ के मैं ऐसी कंडीशन क्रिएट करूं जिससे क्या हो, भ्रम फैल जाए ना। लोग करते हैं कम्युनल टेंशन्स वगैरह के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है और डिस इन्फॉर्मेशन भी होती है। हेट स्पीच, कम्युनल टेंशन बढ़ेगा। रेडिकलाइजेशन, जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, लोगों के दिमाग में ना वो एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाते हैं, तभी तो उनको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। वो क्या करते हैं, दिमाग में वही चीज़ें भर देते हैं, तो वो टूल भी होता है। अब यहाँ पर तो हम क्लास ले रहे हैं, बट वो क्लास रेडिकलाइजेशन की भी क्लासेस लग जाती हैं, है ना, कि वहाँ पे लोग कनेक्ट हुए एक ही जैसे थॉट्स वाले, मतलब वो खुद ही सर्च करते हैं, अच्छा ये लोग इस बिहेवियर वाले हैं, इनको कनेक्ट करो और इनके दिमाग में यही सारी चीज़ें भर दो, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स भी बनाया जाता है। फिर डीफेक्स, मीन्स डीफेक्स मतलब मैनिपुलेशन कर देते हैं चीज़ों का। मतलब मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला है XYZ, ठीक है, वो उसको समझाएंगे आपको YXZ, ठीक है। तो क्या कर दिया, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को। साइबर क्राइम होता है, ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, लास्ट ईयर डिजिटल अरेस्ट पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट होता है ना। अभी जैसे आपने देखा होगा रश्मिका मंदाना वाला केस हुआ था, काफ़ी ज़्यादा, अनिल कपूर का केस हुआ था, तो ये हो गए। फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, मीन्स जो टेररिस्ट वगैरह होता है ना, वो रिक्रूट ही यहीं से कर लेते हैं लोगों को, ठीक है। मतलब वही, अब देखो कि आपका क्या किया, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव बना दिया। जब आप नैरेटिव ही वही सेट हो गया है तो आप आसानी से उनके लिए अच्छे एप्लीकेंट हो ना, तो रिक्रूटमेंट एंड कोऑर्डिनेशन भी यहाँ से चल जाता है। एंड पब्लिक डिसऑर्डर, ठीक है, तो उससे क्या होगा, रैपिड मोबिलाइजेशन हो सकता है। तो ये सारे क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं। और यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बोलें तो आप देखो खुद समझो, हमारे यूपी क्या है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और डाइवर्स पॉपुलेशन है, ठीक है। अलग अलग रिलीजन यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, अलग कास्ट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, कम्युनल सेंसिटिविटी है ना काफ़ी ज़्यादा, लार्ज पॉपुलेशन है, और डिजिटल पेनिट्रेशन भी यूपी में काफ़ी ज़्यादा है। और साइबर क्राइम तो आप देख ही रहे हो, डेली न्यूज़ में आते ही रहता है कि आज ये केस हो रहा है, आज ये केस हो रहा है। तो साइबर क्राइम के तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एंड आपको याद हो, कल हमने हमारी आई3 के करंट अफेयर्स भी शुरू किए हैं, तो कल हमने नेशनल अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट ले लिया था, ठीक है। उसमें भी हमने देखा था कि जो हमारी NCRB की रिपोर्ट आई है ना, उन्होंने भी क्या बोला है कि जो साइबर क्राइम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने कल साइबर क्राइम के 3 क्राइम्स बताए थे जिनको आपको अरेंज करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप मुझे बता दीजिए कि सबसे ज़्यादा केसेस किस चीज़ के हो रहे हैं, फिर सेकंड नंबर पे कौन है, फिर थर्ड नंबर पे कौन है, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में डायरेक्टली आ जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, ओके। कि अरेंज करने के लिए बता दो कि साइबर क्राइम तो हो रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम किस चीज़ से रिलेटेड हो रहा है, ओके। तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड आई एम होपिंग कि आपने करंट अफेयर्स वाली हमारी क्लास देख ली होगी आई3 की, है ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपको आंसर्स में कीवर्ड क्या यूज़ करने हैं। तो याद रखना, सोशल मीडिया, स्पीड, स्केल, एनोनिमिटी, क्योंकि वहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं पता ना। अभी मान लो मैंने मेरा नाम लिखा है शिखा जैन, बट एग्जैक्टली अभी मान लो
एक्चुअली तो मेरा सही नेम है, बट अभी मान लो कि मैं अपना कुछ भी और नेम ले देती, तो आपको क्या पता चल रहा है कि अच्छा ये पर्सन कौन है ना। तो एनोनिमिटी है ना, कि कोई कुछ भी बोल दे रहा है, आप कमेंट्स में कुछ भी लिख दीजिए, आप कुछ भी नेम लिख ले, मतलब अपन यूज़ कर लेते हैं, तो एनोनिमिटी है, तो आप कैसे उस चीज़ को मेंटेन कर पाओगे, है ना। तो काफ़ी चैलेंजिंग है। तो ये क्या है, हमारी सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं। अब हम देखते हैं डिटेल में हमारा आंसर हमें कैसे मेंटेन करना था। तो सबसे पहले सोशल मीडिया क्या है, तो सोशल मीडिया क्या है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि इनेबल करता है यूज़र्स को कि आप अपना क्रिएट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और जो इन्फॉर्मेशन है उससे बाकी के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने ओपिनियन रख सकते हो, है ना। मल्टीमीडिया कंटेंट को भी यूज़ कर सकते हो। फिर आता है कि और यहाँ पे क्या वाइड रीच है। अगर मान लो डिजिटल मीडिया नहीं होता, अब एक सिंपल अपने वाला एग्जांपल लो कि अगर आप क्लासेस ले रहे हो, अभी इंटरनेट नहीं होता, तो पहले क्या था कि आपको फिजिकल क्लासेस लेनी होती थी, अपने आसपास वाले रीजन में जाओगे, वहाँ पे पढ़ लिया। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है थोड़ी, है ना, तो आप और अच्छी जगह जा सकते हो जहाँ पे भी आप चाह रहे हो, बट सबके पास वो रीच नहीं थी। बट अब क्या हो गया, जब से सोशल मीडिया आया, मैं क्लास फॉर एग्जांपल एक्स जगह से ले रही हूँ, आप क्लास कहीं वाइज जगह पर अटेंड कर रहे होगे, तो मीन्स क्या हो गया, जो रीच है, जो दायरा है, वो काफ़ी क्या हो गया है, बढ़ गया है ना। हम लोगों का आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, मान लो हम आपस में जानते भी नहीं है, बट हमारे बीच अब क्या हो गया, एक कम्युनिकेशन चैनल बन गया है। तो ये आपको ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं। एंड पॉजिटिव भी है तो इसका क्या है, चैलेंजिंग भी है हमारे किसके लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। हमेशा याद रखिए, ये एक बहुत काफ़ी पुरानी लाइन है, आपने स्कूल टाइम से भी सुनी होगी, कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्या होता है कि मतलब वो बोलते हैं ना, दो धारी तलवार है, एक तरफ फायदा भी है, एक तरफ नुकसान भी है, तो हमेशा रहेगा ये हर चीज़ के साथ। तो अब हम देखते हैं डिटेल में कि थ्रेड्स कैसे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो हमने ऑलरेडी देखा मिस इन्फॉर्मेशन एंड र्यूमर्स, फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैला दो, है ना, जिससे क्या होगा, पैनिक, वायलेंस एंड सोशल टेंशन क्रिएट हो जाते हैं। फिर कम्युनल पोलराइजेशन, अब जैसे हेट स्पीच वगैरह जो यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, कम्युनल एंड सोशल टेंशन्स बन जाते हैं। रेडिकलाइजेशन, ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं कि जो भी उनकी आइडियोलॉजी है उसका प्रोपेगेंडा करने के लिए, लोगों को रिक्रूट करने के लिए। डीप फेक्स होता है ना, तो ये क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस कर देते हैं पब्लिक ओपिनियन को, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को। ये आपने देखा होगा जब इलेक्शन हो रहे थे ना यूएस में, तब बोला गया था कि मतलब जो पब्लिक डीप फेक्स है यूज़ किया है, पब्लिक ओपिनियन ही उसी तरीके का बना दिया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। फिर साइबर क्राइम्स होते हैं, इसे तो आई थिंक मुझे बताना ही नहीं चाहिए, आप सभी इस वाले पॉइंट को लिख के आओगे एग्जाम में, कि साइबर क्राइम जैसे फिशिंग हो रहा है, आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड, सोशल इंजीनियरिंग, ये सारे थ्रेट्स हमारे लिए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गए, है ना, वही कोऑर्डिनेशन एंड रिक्रूटमेंट। इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जाता है ना, कि डिसइंफॉर्मेशन फैलाएंगे तो जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस है वो भी क्या होती है, वीक हो जाती है, अंडरमाइन करती है ना। फिर यूथ की वल्नरेबिलिटी है, जो यूथ होता है ना, खासकर अगर मैं बात करूँ 17 से लेकर 28 तक, ठीक है, ये वाले पर्सन्स वो होते हैं जो हाईली मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो मतलब इनको क्या होता है कि जिस तरीके का आप इनको माहौल दे दोगे, अभी इनको जो बता दोगे, इनको वो चीज़ें ज़्यादा सही लगती है। मीन्स वही होता है ना, इनको वाइब्स फील ज़्यादा होने लगी है आज, मतलब अभी एक आप देखोगे तो वहाँ पे याद रखना है। तो ये क्या करते हैं, वही एल्गोरिदम क्रिएट होता है ना उसी अकॉर्डिंग। और आपने ये देखा होगा इन्फॉर्मेशन बबल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोशल मीडिया कोई भी चला रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब भी चला रहे हो, है ना, तो आपने देखा होगा अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, मान लो GS5 की आप वीडियो देख रहे हो, तो आपके पास रिकमेंडेशंस भी कौन सी आएंगे, नेक्स्ट वीडियो फिर GS5 से रिलेटेड आएगा या UPPCS से रिलेटेड आएगा, तो इसी चीज़ से रिलेटेड आएगा ना, कुछ बिल्कुल अलग नहीं आएगा। अगर कोई पर्सन स्पोर्ट्स का देख रहा है, मैच देख रहा है ना, मान लो क्रिकेट देख रहा है, तो उसके पास नेक्स्ट वीडियो उन्हीं स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से रिलेटेड आएंगी। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, एल्गोरिदम क्रिएट हो रहा है ना। और ये क्या कर रहा है, मतलब जिस इंसान को जैसी चीज़ पसंद है ना वही आती जाएगी। तो मीन्स क्या है, यूथ वल्नरेबल हो गया ना, उसी डायरेक्शन में जाएगा। उसको मतलब बायसनेस हो रही है ना, अब उसको तो एग्जैक्टली बैलेंसिंग सिचुएशन नहीं मिल रही है। तो ये सारे क्या है, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं। अगर हम यूपी के टर्म्स में देखें तो यस, अभी ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ क्या पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, डिजिटल यूज़र बेस भी काफ़ी ज़्यादा है, कम्युनिटी सेंसिटिविटी भी ज़्यादा है। तो इन सब की वजह से हमारा जो यूपी है वो एक स्पेशल रेलिवेंस रखता है, मतलब एक स्पेशल केस है जहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा
है ना, फेस करता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अब आप वे फॉरवर्ड दे दोगे कि हमें क्या करना चाहिए, साइबर पुलिसिंग और डिजिटल फॉरेंसिक्स को स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि यही हमारी हेल्प कर सकते हैं फाइनली। जो फैक्ट चेकिंग यूनिट्स होती हैं, रैपिड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को इम्प्रूव करो, कि मान लो कोई अगर गलत खबर फैल रही है तो तुरंत वो चेक होके, और अगर वो गलत है तो रिस्पॉन्स ऐसा है कि तुरंत खत्म हो जाए वो वाली न्यूज़, है ना। तो रैपिड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म आना चाहिए। जैसे आपने देखा है ना कि जैसे डीडी न्यूज़ या पीआईबी वगैरह पे भी आता है कि वो आपको फैक्ट चेक देते हैं कि अच्छा, मतलब कई बार वीडियोस आ जाएगी फॉर एग्जांपल कि फाइनेंस मिनिस्टर ने किसी स्कीम को प्रमोट कर दिया है ना, या आरबीआई के गवर्नर इस स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं, बट वो झूठी होती है। तो जो वो होता है ना, वहाँ पर लिख के दे देते हैं, मतलब जो पीआईबी वगैरह में आप देखोगे ना, फैक्ट चेक यूनिट है, तो वो लिख देगी नहीं नहीं ये क्या है, ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये गलत है। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, तुरंत और क्विकली काम करनी चाहिए, कि लोगों के पास ही, जैसे हमारे पास होता है ना मैसेज आ जाता है कि बारिश होने वाली है आपके एरिया में, उस तरीके से। तो उसी तरीके से इसके ऊपर भी काम होना चाहिए कि कोई न्यूज़ अगर सर्कुलेट हो रही है फॉल्स इन्फॉर्मेशन, सबके पास मैसेज जाए कि नहीं, दिस इज द करेक्ट थिंग एंड दिस इज इनकरेक्ट, सो प्लीज बी कॉशियस अबाउट इट। अब नेक्स्ट अगर पॉइंट देखते हैं, तो जो डिजिटल एंड मीडिया लिटरेसी है वो बढ़ाओ। आप लोगों ने ना अपनी फैमिली में भी नोट किया होगा कि जो हमारे घर के जो बड़े लोग हैं ना, जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं है, वो फ़ोन में देखेंगे ना कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन चल रही है, तो तुरंत सोचते हैं नहीं यही सही है। वो आप हम लोगों को बताते हैं कि नहीं बेटा देखो ये वाली न्यूज़ चल रही है, ये देखो क्या चल रहा है। फिर हम उनको बोलते हैं नहीं नहीं ये तो फेक न्यूज़ है, ऐसे चलता रहता है ना। तो वो क्या है, मतलब अपन को क्या देना पड़ेगा, मतलब लोगों को डिजिटल एंड मीडिया लिटरेसी होनी चाहिए, उनको वो प्रोवाइड करवाओ कि वो डिफ्रेंशिएट कर सकें कि भाई क्या सही है एंड क्या गलत है। फिर प्लेटफॉर्म की भी अकाउंटेबिलिटी हो, जो भी हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे हमारा ट्विटर एक्स हो, है ना, तो उनकी भी खुद की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि वो प्रोटेक्ट करे फ्रीडम ऑफ स्पीच को अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत। ओके, अब कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, सोशल मीडिया इनहेरेंटली कोई थ्रेट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया ही थ्रेट का दूसरा नाम है, भाई ऐसा नहीं है। वो तो एक अच्छी चीज़ है कि हमें कनेक्टिविटी दे रहा है, वाइडर एक्सेस दे रहा है, बट चैलेंज क्या है कि जो मिसयूज़ हो जाते हैं, है ना, उसका स्पीड एंड स्केल काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी सिक्योरिटी को, जो हमारी फ्रीडम है उसके साथ बैलेंस करना चाहिए बाय यूजिंग व्हाट, इफेक्टिव रेगुलेशन, साइबर कैपेबिलिटी एंड डिजिटल लिटरेसी को एनहांस करके। तो इस तरीके से आप अपना आंसर क्या कर सकते हो, फाइनल दे सकते हो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या बोल रहे हैं, अंडरलाइन द मेन चैलेंजेस पर्टेनिंग टू हेल्थ इन रूरल एरिया। ओके, समझ में आया। सिर्फ क्वेश्चन जल्दी में देख के ये नहीं कि अच्छा हेल्थ के लिए चैलेंजेस पूछें, क्या है, नहीं, कहाँ पे, रूरल एरिया में पूछा है, और इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट रूरल हेल्थ डेटा। इट मीन्स अब आपको आपके आंसर में जो लेटेस्ट डेटा आया होगा रूरल हेल्थ से रिलेटेड, वो आपको वहाँ पर डेपिक्ट करना ही पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। हमारे आंसर को देखते हैं, तो हमें क्या पूछे, रूरल हेल्थ पूछा यूपी में, तो हमेशा याद रखिएगा हेल्थ वाली चीज़ आएगी, तो लोगों को कितनी एक्सेसिबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है तो क्या क्वालिटी है वहाँ पे, और उसके आउटकम्स क्या हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अब हमारे पास आता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस डेटा, है ना, तो हमने रूरल इंडिकेटर्स का यहाँ पे यूज़ करेंगे कि हमारे पास एएनसी विजिट्स, एएनसी मीन्स एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या होता है कि जब कोई भी वुमेन होती है ना, उसने जब कंसीव किया, मतलब प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में वो जितनी बार डॉक्टर्स के पास जाती है ना, तो उसको बोलते हैं एंटीनेटल केयर विजिट, मतलब उस वाले ड्यूरेशन में उसका ध्यान रखना है। कब से कब तक, जब से मतलब बेबी आया है तब से, और जब तक वो मतलब दुनिया में नहीं आ जाएगा, है ना। तो इनिशियल प्रोसेस से लेके फाइनल प्रोसेस तक का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो हमारे किसके अंडर आता है, एंटीनेटल केयर के अंदर आता है। यहाँ जो वुमेन एंड चाइल्ड का क्या होता है, स्पेशल ध्यान रखा जाता है। फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर एएनसी, मतलब जो प्रेगनेंसी होती है उसको 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर देते हैं ना, तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया हमारा। फिर इंस्टीट्यूशन बर्थ का क्या मतलब परसेंटेज है, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, पब्लिक हेल्थ सेक्टर एज यूजुअल सोर्स, ठीक है, जो हमारे अंडर 5 चिल्ड्रन हैं उनका देखते हैं, हम स्टंटेड हैं, अंडर वेट हैं या अनीमिया का देखेंगे, है ना, कि क्या मतलब चल रहा है हमारा डेटा। तो ये कुछ डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, सारा डेटा याद नहीं रखना, बट कुछ डेटा है ना, जैसे हमें पता है कि अब देखो आपको पता चल गया कि हेल्थ से रिलेटेड पूछ रहे हैं, इट मीन्स आपको अब ये कुछ ही, मतलब जैसे आप निकालोगे ना, तो कुछ 4-5 हमारे मेन होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एजुकेशन हो गया, है ना, कि आपको इससे रिलेटेड डेटा आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, हायर लेवल पे, ठीक है, हेल्थ का हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना, ये हो गया।
फिर वुमेन से रिलेटेड हो गया, ठीक है, वल्नरेबल क्लासेस जो हो गई हमारी, है ना, उनसे रिलेटेड आपको मतलब ये वाले डेटा क्या होते हैं, चाहिए होते हैं, तो आप ये खुद ही मेंशन करके रखोगे। और धीरे धीरे जैसे हम क्लासेस बढ़ाते जाएंगे ना, तो आप PYQs की थीम से भी समझ जाओगे अच्छा कि हमें कौन कौन सा डेटा मेंटेन करके रखना है। और जब हम मेंस पे आएंगे ना प्री देने के बाद, तो ये डेटा सारा का सारा मैं खुद आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, आप लोगों को उसका टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम करंट अफेयर्स में देखते जाएंगे ना, वो सारे पॉइंट्स हम वहाँ पे क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। तो प्री तक तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जनरली हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एंड जो बिल्कुल फाइनल अपडेट करते हैं हम डेटा को, स्कीम्स को, है ना, वो मैं आपको तभी प्रोवाइड कराऊंगी ऐसे ही क्रिस्पों में, कि आप क्या करो, अपना एग्जाम जो भी क्वेश्चन होगा उसको उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको एडजस्ट कर दो, ठीक है। अब देखो, अब हम देखेंगे चैलेंजेस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, कि हमारा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज भी होने चाहिए ना, मान लो कि लोग तो हैं बट वो उतना डिग्री नहीं है उनके पास, ठीक है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप करना पड़ेगा, हेल्थ के केस में तो खासकर। न्यूट्रिशन अफोर्ड कितना कर पा रहे हैं, ठीक है, रीजनल डिस्पैरिटी है। देखो क्या होता है, अर्बन वाले एरियाज में क्या होती है, वेल डेवलप्ड चीज़ें होती है रूरल के कंपैरिजन में, तो ये उसी रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कीवर्ड्स आपके कौन कौन से चाहिए, रूरल हेल्थ में एक्सेस गैप है, क्वालिटी गैप है, न्यूट्रिशन गैप है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम हमारे आंसर को डिटेल में देखते हैं। अब देखो इंट्रोडक्शन क्या बोला है, यूपी ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है अपनी इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज में, हेल्थ कवरेज में, बट जो रूरल अर्बन के बीच में जो डिस्पैरिटी है ना, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। ये हमें कहाँ से पता चल रहा है, जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है उससे, उसके डेटा से हमें पता चल रहा है, ठीक है। अब आता है मेजर चैलेंजेस क्या है, तो एक और चीज़ मैं भी आपको बताऊंगी, यहाँ पे मैंने सिर्फ NFHS5 लिखा है, तो यस कुछ जो होते हैं ना हमारे, तो वो मतलब जो एब्रिविएशन होते हैं वो सबको पता होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, मतलब कि ठीक है वो चलते ही आ रहे हैं, ऐसे हैं ना, हर कोई उसको पहचान सकता है। फॉर एग्जांपल SDGs आपने लिख दिया है ना, तो ये सबको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात हो रही है, बट हर कुछ ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल आप मान लो मैटरनल हेल्थ केयर गैप है, आप इसको ना लिख के MHG लिखाओ, ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो ऐसे एब्रिविएशन यूज़ नहीं करने, बट ऐसे एब्रिविएशंस है ना, जैसे नीति आयोग है ना, तो वैसे तो नीति की इन्फॉर्मेशन ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है, पर हम क्या करते हैं कि चल रही है तो नीति आयोग हमने लिख दिया। तो इसी तरीके से याद रखना कि ऐसे एब्रिविएशंस तो हम यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसे वाले यूज़ नहीं करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा। मैटरनल हेल्थ केयर गैप है, तो याद रखना सिर्फ जो 39.6% जो रूरल मदर्स है ना, वो सिर्फ 4 एंटीनेटल केयर्स विजिट कर सकती हैं, ठीक है, और जबकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर चेकअप है वो सिर्फ कितना है, 60.2% है। इंस्टीट्यूशन हेल्थ केयर एक्सेस की बात करें सॉरी, तो जो रूरल इंस्टीट्यूशनल बर्ड्स हैं वो कितने, 82.9%। इसका मतलब देखो कितना गैप है, सेफ डिलीवरीज नहीं हो रही है ना, कि 82.9%, बट बाकी की क्या है, डिलीवरी कहाँ हो रही है वो पता ही नहीं चल रहा हमको, तो ये आपको याद रखना है। अब जो न्यूट्रिशनल बर्डन है उसके बारे में देख लेते हैं। 41.3% जो रूरल चिल्ड्रन है ना बिलो 5, वो स्टंटेड हैं और अंडरवेट है, तो ये डेटा भी हमें देना है। अब ये सोचो कि 41.3% तो हमारी क्या है, स्टंटेड हैं, मतलब छोटे हैं हाइट से, एंड 33.1% क्या अंडरवेट है। अब आप सोचो कि जो हमारे यूथ है, हमारे बच्चे हैं, है ना, मतलब जो हमारा फ्यूचर बनेंगे आगे चल के, ये अभी से ही वीक हैं, तो आगे चल के ये लोग कैसे अपना फुल पोटेंशियल यूज़ कर पाएंगे, तो इंडिया के लिए ये अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे पाएंगे। तो मीन्स हमें हमारे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं अनीमिया की, तो लगभग जो 67% जो रूरल चिल्ड्रन है, ठीक है, और खासकर ये याद रखिएगा एज कितनी, 6 महीने से 59 मंथ्स, ओके। तो ये क्या है, अनीमिक है, तो याद रखिएगा 59 मंथ्स लिखा है, ईयर्स नहीं है, ओके। फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की, तो सिर्फ लगभग 16% बोल सकते हैं, 15.5% जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, वहाँ पे जो पर्सनस हैं उसमें भी सिर्फ एक उनका क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस है। मीन्स अब सोचो कोई बीमार पड़ गया, तो वो होता है ना कि लोग अपना घर भी बेच देते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे, तो वही क्योंकि उनके पास इंश्योरेंस कवरेज नहीं है, तो फिर क्या होती है, जब अगर कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन आती है तो उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं, तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये इसको हम वे फॉरवर्ड में बताएंगे कि हमें क्या देना है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी देना है। अब प्राइवेट केयर पे डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके लिए हमने डेटा देखा कि लगभग 68% वो लोग क्या है,
पब्लिक सेक्टर पे प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं। अब लगभग सिर्फ कितना हुआ, 24% के लगभग ही क्या जा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट सर्विसेज ले रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है ना। जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे उतने अच्छे डॉक्टर्स, नर्सेज, ठीक है, वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहे हैं हमें, है ना, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेगी, वहाँ पे प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, ठीक है, मतलब सोचो कि रूरल अर्बन है, साथ में रीजन वाइज भी डिस्पैरिटीज़ हैं। जो बुंदेलखंड और पूर्वांचल रीजन है ना, वहाँ पे पता है क्या होता है, जोग्राफिकल आइसोलेशन है थोड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सीजनल माइग्रेशन के इशू भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, और एडिशनल चैलेंजेस हैं उनके ऊपर। अब वे फॉरवर्ड में आप क्या लिखोगे कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है उसको और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जो अवेलेबिलिटी हमारी डॉक्टर्स की, नर्सेज की, स्पेशलिस्ट की, उसको भी बढ़ाओ ना भाई। तो अगर मान लो कि मेरे को मेरे रीजन में अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी तो मैं बाहर क्यों जाऊंगी, मेरे को क्वालिटी सर्विसेज आप दे दो। तो ये करना चाहिए आपको। न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, मैटरनल हेल्थ केयर पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेली मेडिसिन एंड डिजिटल हेल्थ का आप यूज़ करो, ठीक है, इसको एक्सपेंड करो। जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है, ठीक है, किसके थ्रू, आयुष्मान भारत के थ्रू, है ना, और बाकी जो स्टेट मैकेनिज्म है उसको भी हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अब हम कंक्लूजन में क्या लिख देंगे कि यूपी को ज़रूरत है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप बढ़ाए जा रहे हो कि हाँ हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, अब बढ़ाओ, वो अच्छी बात है, बट उसमें ये देखो कि क्या लोगों के पास उसकी एक्सेसिबिलिटी है, क्या लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्या आप वो क्वालिटी एंड न्यूट्रिशन दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करना ज़्यादा जरूरी है। ओके, सो आते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। आई एम होपिंग कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, है ना। जहाँ पे भी आपको कोई भी इशू लग रहा हो, कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो मतलब आप हम लोग के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे भी हम लोगों से ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं। ओके, आप वहाँ पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। डिस्कस इनोवेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इनोवेशन पूछ रहे हैं ना, कहाँ पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उसका इम्पैक्ट क्या है किस पे, फार्मर की इनकम पे और रूरल एम्प्लॉयमेंट पे, हमें ये बताना है। अब देखो एग्रीकल्चर सेक्टर पूछा है कि क्या क्या इनोवेशन हो रहा है हमारा, है ना, उस पर देख। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे इस पे कि हमें क्या करना है, क्या क्या पॉइंट्स को डालना है। अब हमें देखना है कि यूपी में एग्रीकल्चर इनोवेशन क्या हुआ है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनोवेशन होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वैल्यू एडिशन भी हम करेंगे। यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल याद रखो कि अगर मान लो आपने क्या किया, इनोवेशन किया है, फॉर एग्जांपल वही टमाटर है, टमाटर को आपने स्टोर करने के लिए कुछ जगह रख दी, वहाँ से आपने क्या किया कि और प्रोसेसिंग यूनिट्स खोल दी और वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, टमाटो केचप बना रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा वैल्यू एडिशन किया है। तो टमाटो से ज़्यादा महंगा क्या बिकता है, टमाटो केचप ना। तो इस तरीके से याद रखना है। तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन में आपने क्या क्या किया है, तो डिजिटल क्रॉप सर्वे कर रहे हो। अब देखो क्रॉप का सर्वे अगर आप डिजिटली कर रहे हो, इट मीन्स आपके पास क्या होगा, डेटा रहेगा फार्मिंग का। उस डेटा को आप क्या करोगे, अगर आपको पता है किस एरिया में कौन सी क्रॉप हो रही है, वहाँ पे क्या इशू हो रहा है, तो आप उसी अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर दोगे, उसी अकॉर्डिंग उसको पानी दोगे, है ना, और वहीं उसी एरिया के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे क्रॉप यूज़ करोगे। तो क्या रहेगा, हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ये दूसरा क्या है, हमारी एग्रीटेक पॉलिसी लेके आए थे 24 की। ये क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी को सिस्टम क्रिएट कर रहा है। सॉइल टेस्टिंग पे काम चल रहा है। अब सॉइल टेस्टिंग होगी तो हमें पता है ना कि हमें इनपुट उसको क्या क्या देना है, हमारी सॉइल में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ में वो एडेक्वेट है। अगर मान लो जिस माइक्रोन्यूट्रिएंट या जिस न्यूट्रिएंट की कमी है, हम उसको डायरेक्टली से वही देंगे ना, हम क्यों हमेशा वो यूरिया ही डालते रहेंगे हमारे सॉइल में, है ना। फिर ड्रोन से क्या कर रहे हैं, हम क्रॉप को मॉनिटर कर रहे हैं, स्प्रे करवा रहे हैं जो फर्टिलाइजर होते हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी हम बोरियां या पूरी की पूरी बोतल डाल दे रहे हैं, नहीं, स्प्रे कर रहे हैं। तो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही उनके पास क्या हो रहा है, जा रहा है। फिर एआई एंड वेदर एडवाइजरीज, तो रिस्क को मैनेज कर पा रहे हैं, है ना, कि अब आ जाती है ना वेदर एडवाइजरीज कि मौसम कैसा रहेगा, है ना, और एआई टेस्टिंग भी होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले सकते हो। प्रोडक्शन इनोवेशन की बात करेंगे तो याद रखना यहाँ पे क्या है, नेचुरल फार्मिंग होती है हमारे बुंदेलखंड रीजन में। इंटरक्रॉपिंग यूज़ कर सकते हैं, शुगर केन और पल्सेस की। मिलेट्स डाइवर्सिफिकेशन के लिए है ना। बायो फर्टिलाइजर से क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। और वैल्यू चेन इनोवेशन की बात करेंगे तो ये फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, FPOs, ये प्रोसेस करेंगे, कोल्ड चेन्स बनाओ, उनको ब्रांडिंग दो और उसको मार्केट में बेच दो, है ना। वही टमाटो से टमाटो केचप बना दिया, ऐसे, है ना, कि सिर्फ एक फार्मर नहीं, आप लोग साथ में आओ, FPO बनाओ, फार्मर प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, है ना। उसकी प्रोसेसिंग होगी,
ठीक है। कोल्ड चेन वहाँ पे आपको रखना पड़ेगा ना सामान को, वो चीज़ करो, उसको ब्रांडिंग करो उसकी, है ना। जैसे हमने हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किया है, ऐसे उसको कुछ ब्रांडिंग दो अच्छी खासी, ठीक है। मार्केट में उसको बेचो, है ना। वो ब्रांडिंग और ये मार्केट में कैसे जाएगी, जब आप हाइजीन कंडीशन का भी ध्यान रखोगे। अब इम्पैक्ट क्या होगा, देखो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इस चीज़ से, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कॉस्ट इनपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और हमारा वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। वैल्यू एडिशन बढ़ रहा है तो हमारी जो रूरल जॉब्स हैं वो भी क्या है, बढ़ रही है ना। टमाटो से स्टोरेज अगर आप बना रहे हो तो जो मशीन्स हैं वो यूज़ होंगी, तो मीन्स जो मशीन बनाने वाले हैं उनकी जॉब बढ़ेगी, उनका ध्यान रखने के लिए, है ना, वहाँ पे जो स्टोरेज सिस्टम है वहाँ पे भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। फिर हमने बनाया टोमेटो केचप, तो केचप बनाने के लिए भी हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। मार्केट में जाएगा तो हमें व्हीकल्स की भी ज़रूरत है ना। तो ये सारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो जॉब्स हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर को भी हम कम कर लेंगे। इट मीन्स हमें कीवर्ड्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, एग्रीकल्चर इनोवेशन होगा, टेक्नोलॉजी होगी, डाइवर्सिफिकेशन होगा, वैल्यू एडिशन होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी होगा। एंड आप लिख सकते हो जो हमारा विकसित भारत का सपना है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अच्छे से हम उसको साकार करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ओके, चलो अब देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो यूपी क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है एग्रीकल्चर इनोवेशन को बहुत सारे स्कीम्स और इनिशिएटिव्स के थ्रू, जैसे डिजिटल एग्रीकल्चर, प्रिसीजन फार्मिंग, डाइवर्सिफिकेशन, नेचुरल फार्मिंग एंड एग्रो प्रोसेसिंग के थ्रू, ठीक है। जो हमारा स्टेट का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो कौन कौन से इनिशिएटिव लेके आया है, तो डिजिटल क्रॉप सर्वे, सॉइल टेस्टिंग एक्सपेंशन, नेचुरल फार्मिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर सर्विसेज, इन सब पे भी फोकस हो रहा है। अब याद रखना कि मेजर इनोवेशंस क्या क्या हुए हैं, तो डिजिटल एग्रीकल्चर हुआ है, वही सर्वे कर रहे हैं हम, है ना, जो भी सर्विसेज हैं उसको हम डेटा बेस्ड कर रहे हैं, तो क्रॉप का एस्टिमेशन अच्छे से हो रहा है, प्लानिंग एंड जो इंटरवेंशन है वो भी अच्छे से हम कर रहे हैं, टारगेटेड इंटरवेंशन है ना, वही कि सॉइल में जिस चीज़ की कमी है हम उसी को टारगेटेड चीज़ दे रहे हैं, है ना। फिर प्रिसीजन फार्मिंग हो रही है, ठीक है, एफिशिएंट यूज़ होगा वाटर, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का। एग्रीटेक पॉलिसी आई है, तो ये फ्रेमवर्क क्रिएट किया है इसने टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के लिए एग्रीकल्चर में। नेचुरल फार्मिंग, तो याद रखना गौ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग हमारी यूज़ हो रही है बुंदेलखंड ब्लॉक्स में। क्रॉप का क्या हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, जो हमारे जो मिलेट्स हैं, पल्सेस हैं, और इंटरक्रॉपिंग हो रही है ना, तो वो सिर्फ जो एक जगह पे एक ही क्रॉप उगा रहे थे वो नहीं हो रहा, अब क्या कर रहे हैं हम, इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। बायो फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल मैनेजमेंट पे भी फोकस है। बायो फर्टिलाइजर्स मतलब फर्टिलाइजर्स में हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डालना है, मीन्स वही हमारे जो बैक्टीरिया वायरस के थ्रू हम बनाते हैं ना, वो बायो फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल मैनेजमेंट का यूज़ हो रहा है, तो सॉइल टेस्टिंग को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर से क्या हो रहा है, सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि वो पेस्टिसाइड्स आपके अंदर जा रहे हैं ना, आप उनको यूज़ करो क्योंकि वो हार्मफुल भी होते हैं, तो ये वाली चीज़ याद रखने की, सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी हो रही है। एग्रो प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो वही कोल्ड चेन है, वैल्यू एडिशन है, प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बनेंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, यही ये हमारे एफपीओज हो गए, ठीक है, और ये हो गए हमारे मान लो मार्केट, ठीक है। तो मार्केट वाले बेस डिपेंडेंट हो गए एफपीओज पे, और जो हमारे एफपीओज हैं ये डिपेंडेंट हो गए मार्केट पर, ठीक है। तो आपस में क्या हो गया, लिंकेजेस क्रिएट हो गया, तो यही है बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस। अब बात करते हैं एफपीओज एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग, तो वही एफपीओज जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, फार्मर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, अब ज़्यादा वैल्यू गेन कर पा रहे हैं उसी कम्युनिटी के अंदर रहकर, है ना। अब देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा फार्मर इनकम पे, है ना। अभी हमारे क्वेश्चन का आधा पार्ट ये है, तो वो तो हमने इनोवेशन देखा, फार्मर के इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अब देखो हाइयर प्रोडक्टिविटी है, अगर आप बेटर सीड्स दोगे, ठीक है, सॉइल का अच्छे से ध्यान रखोगे, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो भी ज़्यादा होगी, तो हाइयर प्रोडक्टिविटी है। और इनपुट कॉस्ट क्या होगी, कम, क्योंकि आप टारगेटेड यूज़ कर रहे हो ना, एफिशिएंट यूज़ कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा पानी, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड देने की जरूरत ही नहीं है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही दो, तो इनपुट कॉस्ट कम हो गया है। रिस्क रिडक्शन, अब हमें वेदर और पेस्ट एडवाइजरी जो गवर्नमेंट है वो जारी कर रही है, तो जो क्रॉप का लॉस है वो भी क्या होगा, कम होगा। वैल्यू एडिशन, अभी बताया वही, टमाटो से टमाटो केचप बना दिया, ठीक है, तो जो इस पर क्या होती है, ज़्यादा हमें क्या मिल रही है, वैल्यू एडिशन होगा। अब देखेंगे मार्केट एक्सेस, तो याद रखना एफपीओज और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या करते हैं, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है और मार्केट लिंकेजेस है उसको क्या करते हैं, ये इम्प्रूव कर रहे हैं, है ना। अब देखते हैं हम अभी जो बताया ना फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस, वही वाले टर्म्स में आप समझ लीजिएगा। रूरल एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, तो अब देखो एग्रो प्रोसेसिंग हो रही है, मतलब ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग हो रही है, जॉब्स भी क्रिएट होगी इस वाले एरिया में। एग्री सर्विसेज, अब वही देखो ड्रोन ऑपरेटर्स, सॉइल टेस्टिंग टेक्नीशियंस, एग्री एडवाइजरी प्रोवाइडर्स, इनके लिए भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं ना।
FPO इकोसिस्टम, तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इकट्ठे जब ये साथ में आ रहे हैं ना, एग्रीगेशन की, लॉजिस्टिक की, मार्केटिंग की, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, अब फ्रूट प्रोसेसिंग और एग्री स्टार्टअप्स भी तो यहाँ पे अब क्रिएट होंगे ना। जब ये क्रिएट होंगे तो नॉन फार्म रूरल एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। अब पर कुछ ना कुछ चैलेंजेस होंगे, तो चैलेंजेस क्या है कि हमारे यहाँ क्या है, स्मॉल छोटे छोटे एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है। FPOs के लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए ना, कि लोग ज़्यादा आए साथ में, तभी तो आप ये सारी चीज़ों को यूज़ कर पाओगे। फिर आता है डिजिटल डिवाइड है, लोगों के पास मतलब उतनी ज़्यादा डिजिटल लिटरेसी नहीं है ना, टेक्नोलॉजी की लिटरेसी नहीं है, तो फिर आप कैसे करोगे। कई लोगों के पास तो मतलब ये है क्या बोलते हैं, हमारे डिजिटल चीज़ें हैं, कई लोगों के पास नहीं है, और हैं भी तो समझ में नहीं आ रहा, तो ये क्या है, डिजिटल डिवाइड है। हाई इनिशियल कॉस्ट है एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का, आप मशीन लगवा लोगे पर स्टार्टिंग में मशीन लगाने में पैसा बहुत है ना, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा कि आप कैसे लोगों में प्रमोट करवाओगे। फिर जो स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड मार्केट लिंकेजेस है ना, वो कई रीजन्स में क्या है, वीक है। मीन्स वहाँ पे ना, जैसे भी हमने देखा कि जोग्राफिकल आइसोलेशन वाला पॉइंट आ गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लिंकेजेस कम हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो आप इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हो कि एग्रीकल्चर इनोवेशन ने क्या किया है, जो हमारा यूपी है ना, इसको प्रोडक्टिव सेंट्रिक फार्मिंग से क्या कर दिया, इनकम सेंट्रिक एग्रीकल्चर में तो चेंज किया है, मतलब शिफ्ट कर रहा है। बट हमें क्या ध्यान रखना है, बाकी के फैक्टर्स को भी ध्यान रखना है, और ये क्या करना है, टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर दो, जिससे क्या हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, FPOs हो, वैल्यू एडिशन हो, जिससे हमारा क्या हो, दोनों की दोनों, फार्मर इनकम भी बढ़े और रूरल एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा प्रोडक्टिव और एनहांस्ड हो सके। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, इसी तरीके से आंसर्स बनाए जाते हैं। आई एम होपिंग कि आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, है ना। और बाकी आगे के जो लेक्चर्स हैं उसको भी हम लाते रहेंगे इसी कंटिन्यूस सीरीज़ में। और कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड जो जो क्वेश्चंस आपसे अभी बीच में पूछे गए हैं उनके आंसर्स भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एंड बाकी की जो हमारी क्लासेस हैं वो भी चल रही हैं, तो जैसे हमारी जो 1 पेजर एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़ थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पॉलिटी का 1 पेजर चल रहा है, आप खुद जाकर देख सकते हो कि कम टाइम में और हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर किया जा रहा है। और जिस दिन हम क्या करते हैं, जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट करते हैं, उसी के नेक्स्ट डे हम उस पर क्या करते हैं, 5 MCQs भी टेस्ट करते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई में, लर्निंग में, रिवीजन में कोई भी कमी ना रहे। तो इसका अच्छे से यूज़ लीजिए, है ना। एंड कोई भी सजेशन हो तो आप हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।